तो बेटा आप लोग जो पढ़ रहे हो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ रहे हो, आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शोइंग कॉज तक पढ़ चुके हो। आपको ये भी पता है कि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है वो क्या होती है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लॉज जुड़कर बनती है उसको हम क्या कह देते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और दूसरी क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज कहलाती है और अपना एक स्पष्ट रूप से मीनिंग रखती है, उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज फिर बता रहा हूं, जो दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर जुड़ते हैं वो क्लॉज हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाती है। और अगर आपको आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, और अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो वो क्वेश्चंस भी कराए हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया। तो यहाँ पर धांसू सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। 5वां पॉइंट, शोइंग कंडीशन। शोइंग कंडीशन, शोइंग कंडीशन, शोइंग कंडीशन। यहां आपको बताना है कि शोइंग कंडीशन, कंडीशन का मीनिंग जो होता है वो होता है, पता है आपका, शर्त सूचक। क्या होता है, शर्त सूचक। जहां शर्त आ जाए तो वहां कंडीशन बन जाती है। बैट लगा ले आज धोनी कम से कम 6 छक्के मारेगा। क्या मारेगा, 6 छक्के। तो यहां पर कंडीशन है, नहीं मारे तो मैं, तू कहेगा वो हार जाऊंगा, तो यहां पर कंडीशन बन गई। अगर नहीं मारे तो हार जाएगा ना, वो जो करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि शोइंग कंडीशन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। जब तक ये पता नहीं चलेगा, जब तक क्वेश्चन ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि कहां से आया है क्वेश्चन। तो यहां पर आपको देखो, यदि आपके वाक्य में आ जाए इफ, यदि आपके वाक्य में आ जाए अनलेस, यदि आपके वाक्य में मिल जाए प्रोवाइडेड, या फिर मिल जाए प्रोवाइडेड दैट, और या फिर मिल जाए आपके वाक्य में पता है क्या, इन केस। ये हमारे ETC और भी होते हैं लेकिन मेन लिख दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कंजक्शन आपके वाक्य में आ जाते हैं तो वो आपका कंडीशन क्रिएट करते हैं और उस क्लॉज को कहेंगे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज। नोट करके ये चीज समझ लेंगे कि दो कंडीशनल वर्ड एक साथ कभी भी यूज नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे नहीं होते हैं, देखो अगर क्वेश्चन आ रहा है इफ सपोजिंग यू आर डिसऑनेस्ट, ठीक है। माना कि तुम बेईमान हो, कैसे हो, बेईमान हो, तो बेईमान हो, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, यू कांट बी सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते यदि तुम बेईमान हो। अगर यदि मन में छल कपट है तो दो कारण बताने वाले कंजक्शन एक साथ यूज हुए हैं, या तो काट दो सपोजिंग को और या काट दो इफ को। तो इफ को काट दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहली वाली क्लॉज प्रेजेंट में, दूसरी वाली भी प्रेजेंट में, यानी कि ये हमारी हुई क्या, ये डिपेंड है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन यहां पर मानो तुम डिसऑनेस्ट हो, बेईमान हो, यू कांट बी सक्सेसफुल, तो ये डिपेंड करती है, यानी कि ये डिपेंड करती है इस पर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लॉज ये हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आया अच्छे से ये वाली चीज। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वर्ड है, जैसे आई इफ है, इफ आई वॉज ए पैरट, कॉमा आई वुड टॉक स्वीटली, आई वुड टॉक स्वीटली, आई वुड टॉक स्वीटली। काश मैं एक
तोता होता तो मैं मधुरता से बात करता, लेकिन तोता नहीं हो ना, तो यहाँ पर ये जो इफ है वो यहाँ पर इमेजिनेशन भी शो करता है। क्या शो करता है? इमेजिनेशन वाले वाक्य में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? वर। क्या यूज करेंगे? वर। काश मैं एक तोता होता, अब वो कहते काश मैं एक पक्षी होता। इफ आई वर ए वर्ड, I would fly in the sky, I would fly in the sky, fly in the sky। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि यदि इमेजिनेशन की बात हो रही हो तो आपका वर आता है। क्या आता है? वर। ठीक है, और दूसरी वाली क्लॉज में क्या आता है? वुड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है सबको? तो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे आप, प्रोवाइडेड ही वर्कड हार्ड। तो बताओ ही वुड बी सक्सेसफुल या ही विल बी सक्सेसफुल? बताओ, तुम खुद ही बताओ। तो ये वाली क्लॉज किस में है? प्रेजेंट में है ना कि पास्ट में? पास्ट में। ठीक है, दूसरी वाली किस में होगी? पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? ही वुड बी सक्सेसफुल, ही वुड बी सक्सेसफुल। ठीक है, ही वुड बी सक्सेसफुल। ये चीज़ क्लियर हुई? ही वुड बी सक्सेसफुल। ठीक, तो यहाँ आपको समझ लेना है, ठीक, कि ये आपका जो कंजक्शन है क्या है इसमें? प्रोवाइडेड। कौन सा कंजक्शन है? कंडीशनल कंजक्शन, यानी कंडीशन बता रहा है, शोइंग कंडीशन। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में आगे चलते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट का चक्कर ध्यान रखना। तो अब बेटा आपने शोइंग कंडीशन समझा कि दो कंडीशनल वर्ड्स एक साथ वाक्य में यूज नहीं होते हैं। यदि पहला वाक्य आपका पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा। यदि पहला प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है 6 नंबर का, यानी कि शोइंग रिजल्ट समझना है। तो शोइंग रिजल्ट का मीनिंग क्या है? परिणाम सूचक मतलब परिणाम देने वाले वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कंजक्शन पता होने चाहिए जो कि क्या दिखाते हो? रिजल्ट। तो आपको याद करना है, इसमें आता है सो दैट, इसमें आता है सच दैट का मतलब होता है ऐसा कि, इसका मतलब होता है ऐसा कि, और इसका मतलब होता है इतना की। क्या होता है? इतना की। ठीक है, ऐसा की और इतना की। और होता है इन ऑर्डर दैट। क्या होता है? इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब होता है ताकि। क्या होता है? ताकि। इसको तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे ये रिजल्ट देता है। मैंने कहा आपसे ही इज सो वीक दैट, वह इतना कमजोर है कि वह उठ नहीं सकता। कैन नॉट स्टैंड अप, वह ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वीक हो गया यानी कि कॉज, और ये जो दैट वाला क्लॉज हो गया, ये हो गया रिजल्ट। क्या हो गया? रिजल्ट। कमजोर हमारा हो गया कॉज और रिजल्ट हो गया हमारा यानी कि उठ नहीं सकता। और अगर हम बात करें, बताएं कि वह ऐसा बुद्धिमान लड़का है, तो यहाँ लिखेंगे ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट he understands everything। तो यहाँ पर ये देखो, पहली वाली क्लॉज हमारी कहाँ पर है? पहली वाली क्लॉज हमारी यानी कि ये वाली क्लॉज जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और सच के साथ में क्या आ रहा है? दैट। तो यहाँ पर ये कंजक्शन, ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी? सबऑर्डिनेट, यानी कि ये बता रही है रिजल्ट और ये बता रही है आपकी कॉज। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, ही
ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड, ही, चलो ये करते हैं, ही कैन डिफीट एनीवन, ही कैन डिफीट एनीवन, मतलब वह किसी को भी हरा सकता है, इतना ताकतवर है। यानी कि खली है क्या? अबे खली है तो क्या करेगा, खली थोड़ी है भाई, हर किसी को हरा देगा, और बहुत सारे खली हैं। तो ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट कैन डिफीट एनीवन, तो यहाँ ये पास्ट में है, किस में है? पास्ट में है, तो ये भी किस में होनी चाहिए तुम बताओ? पास्ट में। तो यहाँ पर कैन को काट के क्या कर देंगे? कुड। ठीक, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, प्रेजेंट पास्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? तो नोट कर लेंगे आप इसको, फिर आगे वाला बताते हैं आपको। सोइंग रिजल्ट पढ़ चुके हैं हम। तो जो नेक्स्ट है हमारा, वो नेक्स्ट है हमारा सोइंग मैनर। कौन सा है? सोइंग मैनर। सोइंग मैनर तरीका या ढंग कह सकते हैं, ढंग बताने वाले हमारे कंजक्शन, सोइंग मैनर। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कंजक्शन हैं जो कि मैनर शो करते हैं? क्या शो करते हैं? मैनर। तो मैनर शो करने वाले कंजक्शन आपको आने चाहिए। एज होता है ना, और क्या होता है? एज इफ। क्या होता है? एज इफ होता है। ठीक है, और क्या होता है? आपका होता है एज दो। क्या होता है? एज दो, एज दो, एज दो। ठीक, तो और क्या कह सकते हैं हम? एज फार एज, एज फार एज, एज फार एज। ठीक, एज फार एज, ये भी हमारा क्या होता है? मैनर बताने वाला। और एक और वर्ड है हमारा सिंस। क्या वर्ड है? सिंस। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर जो एज है उसका मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही। और यहाँ इसका मतलब होता है मानो की, मानो की, मानो की। और एज दो, एज दो का मीनिंग बताओगे आप लोग? इसका मतलब होता है माना की। क्या है? माना की, माना की। और एज फार एज का मतलब है जहाँ तक, जहाँ तक, जहाँ तक। और सिंस का मीनिंग होता है चूंकि। क्या होता है? चूंकि। क्या होता है? चूंकि। तो ढंग बताने वाले कंजक्शन है। ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर माई फादर, वर माई फादर। तो यहां पर इमेजिनेशन भी हो रही है और ढंग भी बता रहे हैं। उसने ऐसे ऑर्डर दिया मानो कि मेरे पिता हो, मेरे पिता हो, मेरा पिता है नहीं है, मानो कि भाई मान रहे हैं, मतलब बाप की तरह कर रहा है। तो यहां पर ये चीज समझ में आया? यानी कि क्या बता रही है? ढंग किसका? इसका, ये बंदर छाप। ठीक, तो यहां पर ये चीज क्लियर हुई। अब यहां अगर हम बात करें, राजू टोल्ड मी द सीक्रेट ऑफ सोनिया सिंस राजू ने मुझे सोनिया का रहस्य बताया, चूंकि वह जानता था। ही न्यू मी वेरी वेल, क्योंकि वह मुझे जानता था। ठीक है, क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने मुझ पर विश्वास किया है ना, तभी उसने रहस्य बताया। तो यहाँ पर ये क्या है? मैनर है। क्या है? मैनर। तो आपको मैनर समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। चलिए अच्छे से नोट कर लो। तो आप जैसा पढ़ चुके हैं, क्या? शोइंग मैनर, ढंग बताने वाले कंजक्शन। एज इफ, मानो की, है ना, ऐसे बात करती है जैसे मानो कि मेरी माँ हो। माँ नहीं है, लेकिन वो वहां पर मान रहे हैं, और मान रहे हैं तो इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं तो वहां पर 101% वर्ब यानी कि वर्ब WERE का यूज होगा, और आपकी वो क्लॉज
पास्ट में होगी। किस में होगी? पास्ट में। तो यहां पर 8वां पढ़ने जा रहे हो आप, शोइंग कंपैरिजन। शोइंग कंपैरिजन, शोइंग कंपैरिजन, तुलना बताने वाले, यानी कि तुलना बताने वाले, तुलना दर्शाने वाले कंजक्शन कौन से होते हैं? एज के साथ में एज, और क्या? सो के साथ में एज, और क्या? देन। ठीक है, और भी होते हैं। तो दो चीजों के बीच में तुलना बताते हैं, दो चीजों के बीच में। वह इतना ईमानदार है जितना वह इतना ईमानदार है जितना वह। सोनिया इतनी सुंदर है जितनी रीना, है ना, इतनी जितनी। ठीक है, वह इतना बुद्धिमान नहीं है जितना वह, है ना। तो तुलना तो हो रही है दो चीजों। एक मूर्ख फ्रेंड से अच्छा है एक बुद्धिमान दुश्मन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ना, तो ये कंपैरिजन बताने वाले वर्ड है। और अगर एज के साथ में एज आ जाए तो आपको पहचानना है, बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री दोनों के बीच में, लेकिन ये पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। यदि दो नाउन के बीच तुलना की जाए तो देन और एज के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है, नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है, पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, ए वाइस एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। तो यहां पर हमें पता लगा कि कैसे पहचानेंगे कि दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है, बताओ। तो यहां पर जो वर्ड गिवन है, क्या गिवन है? THAN, ये बता रहा है कंपैरिजन। ये है कंपैरेटिव वर्ड, यानी कि कंपैरिजन, ये कंपैरिजन शो कर रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये है कंपैरेटिव वर्ड। ठीक है, तो ए वाइस मैन और ए फुलिश फ्रेंड के बीच में क्या हो रही है? तुलना। ठीक, तो आपको ये चीज क्लियर हुई। अगर हम बात करें दूसरे वाक्य की, मोहित इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मोहन इतना इंटेलिजेंट है, मोहित इतना इंटेलिजेंट है जितना मोहन किसमें? मैथमेटिक्स में। किसमें? मैथमेटिक्स में। तो आपको पहचान लेना है कि एज के साथ क्या आया है? एज, और बीच में क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अगर मोर इंटेलिजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा क्या? जैसे हम कहें ही इज एज, यानी कि एज नहीं लगा रहे, ही इज सो परफेक्ट एज यू। तो अगर हम दूसरा लिखें, ही इज नॉट सो परफेक्ट एज यू। तो यहां पर बताओ विच वन इज राइट? यहां पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला ये नेगेटिव होता है, काट दो, और नेगेटिव ये है, यानी कि इसमें नॉट लग रहा है, तो आपका ये वाला सही है। तो आपको समझ में आया 8वां अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपका जो लास्ट बच्चा है वो है 9वां, शोइंग कॉन्ट्रास्ट। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये शोइंग कॉन्ट्रास्ट वाले कंजक्शन कौन से होते हैं? तो शोइंग कॉन्ट्रास्ट वाले कंजक्शन बताइए। शोइंग कॉन्ट्रास्ट वाले होते हैं हमारे दो और ऑल्दो और आपका हाउएवर। क्या? हाउएवर, हालांकि, यद्यपि, तथापि और हालांकि। ये एडवर्सेटिव कंजक्शन में भी आता है हाउएवर। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी होता है विरोध करना, अंतर दिखाना। क्या दिखाना? अंतर दिखाना, विरोध दिखाना दो चीज़ों के बीच में। तो अगर हम और बात करें इसमें, और जो वर्ड आ जाता है एक और आ जाता है नेवरदलेस। क्या आ जाता है?
नेवरदलेस, ठीक है। अब आपको जो बच्चे हिंदी नहीं जानते इन चीज़ों की, तो वो समझ लो इसका मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि, ठीक है। और हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, क्या होता है, हालांकि, ठीक है, हालांकि। और नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी, ठीक है। फिर भी अगर मैं बात करूं, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, दिन और रात लगा रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, ऐसा क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर ये शोइंग कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो यद्यपि की आगे क्या लगा लेंगे, दो, क्या लगा लेंगे, दो लगा लेंगे। तो यहाँ आपको देखना है क्वेश्चन, जैसे चलो एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक, वेरी हार्ड। तो यद्यपि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, क्या किया, कठिन परिश्रम। ही, कॉमा लगाएंगे, ही डिड नॉट कम आउट सक्सेस, ही डिड नॉट कम आउट सक्सेस। तो यहाँ पर आपको समझना है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक सक्सेस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो। तो इसी के साथ साथ हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूरे होते हैं, लेकिन और भी कुछ हमारे कंजक्शंस हैं जिनसे आपके एग्जाम में नई नई एरर बनती हैं, तो उनको स्टडी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर यदि पहली वाली क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी वाली पास्ट में ही होगी, यदि पहली क्लॉज आपकी प्रेजेंट में है तो दूसरी क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में हो सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए सेंटेंस को किया जाए सॉल्व, ठीक। तो यहाँ पर आइए अप्लाई करता हूँ उन नए नए कॉन्सेप्ट्स को जो कंजक्शन में आते हैं। तो पहले आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो आप जैसा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ चुके हैं, तो आपको समझना है कुछ एरर बेटा जो आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली, और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हैं। और मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा अच्छे से कंजक्शन की, लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे अंत तक तो समझ में आएगी सारी चीज़ें और आप जानेंगे भी कॉन्सेप्ट। अगर आप थोड़ा बहुत देर के छोड़ देते हो तो उससे ना देखें तो ये अच्छा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मान लो आ जाए, विदाउट वर्किंग बोर्ड ही डिड नॉट पास। तो मैंने आपको बताया था कि विदाउट जब वाक्य में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट, तो वो कंजक्शन की बात ही काम करता है, क्योंकि एक ये पूरी क्लॉज हो रही है, कॉमा लग रहा है ना, और ही डिड नॉट पास ये पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट में मैंने आपको बताया था विदाउट का यूज नहीं होगा, क्योंकि पार्ट ए में एरर है। विदाउट का यूज किस में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है इसका यूज। और बट फॉर का किस में होता है, पास्ट में। बट फॉर का किस में होता है, पास्ट टेंस में। तो आगे कौन सा टेंस है, पास्ट है, क्योंकि डिड लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, डिड। तो यहाँ पर पहले पार्ट में एरर है, ठीक। दूसरा, द पीएम डिड नॉट डाउट वेदर डीमोनेटाइजेशन वुड बी सक्सेसफुल। तो ये पास्ट है ये वाला भी, लेकिन इसमें वर्ड आया डाउट। डाउट जब वर्ड आता है तो ध्यान रखना, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है डाउट, एक होता है डाउट और एक होता है डाउटफुल। क्या होता है, डाउटफुल। तो दो वर्ड होते हैं। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, तो उसके साथ में कंजक्शन लगता है दैट। क्या लगता है, दैट। इफ और वेदर का यूज नहीं होता, इफ और वेदर का यूज नहीं होता, ठीक है। अगर डाउट और डाउटफुल की बात करें, एक और कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, यानी कि हम करते हैं इफ़ और वेदर का यूज़। इफ़ और वेदर का यूज़, यानी कि हम कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं करते। तो देखो इधर, यहाँ पर
अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव है, तो दूसरे पार्ट में एरर होगी, यानी कि वेदर की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट, और यहाँ पर बट फॉर की जगह पर क्या आ जाएगा, बट फॉर आ जाएगा, यानी कि विदाउट की जगह पर। ठीक, तो यहाँ आई एम डाउटफुल प्रेजेंट में है, वेदर माई बुक विल बी पब्लिश्ड बिल्कुल सही है, नो एरर है, क्योंकि ये डाउटफुल किस में यूज हुआ है, प्रेजेंट में, इसमें यूज हुआ है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है ना आई एम, तो यहाँ पर ये चीज़ नो एरर। सी बिहेव्स, ऐसे बिहेव करती है मानो कि मेरी, यानी कि मेरी नहीं है, मानो कि सिटी की क्या हो, चेयरमैन हो। अबे चेयरमैन है तो नहीं है मलू की, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा, वर, क्या आ जाएगा, वर। ठीक है, समझ में आया इमेजिनेशन वाला केस। द रीजन वाई आई डिड नॉट गो विद हिम, कारण था मैं उसके साथ नहीं गया क्योंकि वे दुष्ट है। दुष्टों के साथ जाता भी कौन है यार, कोई नहीं जाता दुष्टों के साथ में, दुष्ट तो दुष्ट हैं, पापी बहुत हैं संसार में, मतलब संसार में इतने पापी हैं कि भगवान भी जो कहते हैं भाई तुम मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, है ना, इतने पाप कर चुके हैं बेचारे। तो देखो इधर यहाँ द रीजन वाई के साथ जो कंजक्शन आता है वो आता है बिकॉज नहीं, क्योंकि ये भी कारण बताने वाला कंजक्शन है और ये भी कारण बताने वाला कंजक्शन है, दो कारण बताने वाले कंजक्शन एक साथ यूज नहीं होते, इसलिए कंजक्शन आएगा आपका THAT, दैट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप यदि और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो आप बताएंगे आपको वही चीज़ें मिलेंगी। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपको मैं फुल सपोर्ट करूँगा। आने वाले दिनों में हर चीज़ इस चैनल पर उपलब्ध होगी, और जो वीडियो आएगी हमारी, एक वीडियो हम कंजक्शन के क्वेश्चनों पे बनाएंगे और बताएंगे 1 by 1 कि इसमें क्या एरर है और एरर क्यों आई है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।